हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का सेंटम एग्जाम का सब्जेक्टिव का आंसर कीजिए। हाँ, जिन्होंने हिस्ट्री का एग्जाम अब तक नहीं दिया है और आप लोगों ने अगर अब तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यानी जितने भी सारे आपको सेंटम एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताऊंगा। और जैसे ही आपको बताऊंगा आपको वैसे ही क्या करना है, नोट करना है और आपको एग्जाम में वैसे लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है और आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना। जी हाँ, अगर आप सेंटम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। आपको शॉर्ट आंसर टाइप में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 30 में से 15 के आंसर देने हैं। तो मैं आपको शॉर्ट टाइप भी कराऊंगा और जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसको भी कराऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा आपको कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा और इस तरह के 15 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15 करेंगे और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी करेंगे। टोटल 19 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग किसको कहते हैं पुरातत्व। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको ऐसे ही नोट करते चलना है मेरे साथ साथ में। पुरातत्व एक अध्ययन की विधा है। जी हाँ, पुरातत्व क्या है, एक अध्ययन की क्या है, एक विधा है जो पुरानी काल की पृथ्वी में गड़ी सामग्रियों को उजागर करता है तथा उनके सहारे हमारा जो अतीत है मुखरित होता है, मुखरित करते हैं। जी हाँ, तो एक पुरानी यानी पुरातत्व क्या है, अध्ययन करने की एक विधा है जो पुराने काल में जितनी भी सारी जो पृथ्वी में जो यानी गड़ी सामग्रियाँ यानी जो सामग्रियाँ गड़ चुकी है उसको क्या करता है, ये उजागर करता है तथा उनसे हमारे जो अतीत है, जो हमारा यानी बीता हुआ जो पल है उसको क्या करते हैं, ये यानी प्रकाश में लाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें से आपको 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना है और आपको नोट करते चलना है। चलिए आप दूसरा जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करें। जी हाँ, जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था उसका आपको यानी वर्णन करने के लिए बोला है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आंसर में यानी महास्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। जी हाँ, यानी जो महान स्नानागार है वो क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्राचीन जो खंडहर शहर है मोहनजोदड़ो उसमें से एक स्थित क्या है, एक प्रसिद्ध हौज का नाम है। जी हाँ, किसका नाम है, हौज का नाम है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। अभी ये कहाँ आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। जी हाँ, जो स्नानागार है वो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है था। जी हाँ, विशाल स्नानागार है वो हम लोगों ने उसका वर्णन कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैं डायरेक्ट यानी 1 क्वेश्चन किया, 2 किया, अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। और आप लोग देखिएगा आपको क्योंकि 15 ही क्वेश्चन बनाने हैं यानी टोटल 30 क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम लिखे। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग था उसके आपको नाम लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपको यहाँ पे लिखना कैसे लिखना है कि बौद्ध धर्मों के अष्टांगिक मार्गों के नाम निम्नलिखित है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यानी सम्यक दृष्टि। ये पहला नंबर आपको देखे दिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए आपको क्या लिखना है, यानी सम्यक संकल्प। और जो तीसरा नंबर है उसको आपको यहाँ पे देख ले यानी क्या लिखना है, सम्यक वचन। और चौथे नंबर पर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, सम्यक कर्मांत। 5वें नंबर पे आपको लिखना है सम्यक आजीविका। और आपको यहाँ पे 6ठे नंबर पे जो लिखना है वो क्या लिखना है, सम्यक व्यायाम। 7वें नंबर पर लिखना है आपको सम्यक स्मृति और 8वें नंबर पर लिखना है आपको यानी सम्यक समाधि। जी हाँ, तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है हम लोगों ने 8 के नाम लिखने हैं। तो आपको वैसे लिख देने हैं जैसे मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। आपको पूरे 2 मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन आपको यही क्वेश्चन सेंटम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको यानी नोट कर लेना है क्वेश्चन को भी और क्वेश्चन नंबर को भी नोट कर लेना, क्योंकि आपको इसी के हिसाब से बनाने हैं। तो अकबर को यानी राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्यों कहा जाता है। शासक के रूप में सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्यों, विभिन्न प्रजातियों तथा विभिन्न संप्रदायों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया। जी हाँ, तो अकबर की एक नीति क्या थी, वो यानी जात पात में भेदभाव नहीं रखते थे। जितने भी जाति के लोग थे सबको एक सूत्र में बांधने रखने का वो क्या किया, कार्य किया। इस दृष्टि से उसे भारत का जो राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। जी हाँ, तो इस दृष्टि से उसको क्या कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे इस तरह का जो आपको डेफिनेशन, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको ऐसे लिख देना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको नोट कर लेना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको यानी पूछा जा रहा है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखे। जी हाँ, आपने यानी 7 वंडर का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला क्या है,
दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में गीजा के पिरामिड, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो गया आपका, यानी गीजा के पिरामिड। दूसरा आपका हो गया यानी बेबीलोन के झूलते बाग। तीसरे में आपका हो गया ओलंपिया में जीएस की मूर्ति। उसके बाद चौथे नंबर पे हो गया आपका यानी आर्टेमिस का मंदिर। उसके बाद माउसोलस का मकबरा। उसके बाद है रोडेस की विशाल मूर्ति और अलेक्जेंड्रिया के रोशनी घर शामिल थे। अभी जो यानी ये प्राचीन अजूबों के नाम है, लेकिन अभी जो यानी अजूबों के नाम है वो क्या है, उसमें से एक ताजमहल का भी नाम आता है, तो आप ताजमहल का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में अयंगर व्यवस्था पर टिप्पणी करें। जी हाँ, जो अयंगर व्यवस्था है उसको किसको कहते हैं, उस पर टिप्पणी करने के लिए बोलता है। तो हम लोग देख लेते हैं नहीं अयंगर व्यवस्था किसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा आंसर को। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। जी हाँ, यानी प्रशासन को जो है यानी सुचारू अच्छे रूप से चलाने के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में जो 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, चुनी जाती थी। जी हाँ, इसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, अयंगर कहा जाता था। किसको, यानी की जाती थी अधिकारियों की, उसी को क्या कहा था, यानी अयंगर कहा जाता था। आपको समझाने का यहाँ पे टाइम नहीं है, आपको नोट करना है क्योंकि आपको यानी कल एग्जाम में ये से लिखना है। चलिए फिर समझाने की बात रहेगी तो हम लोग क्लास करेंगे, यानी एग्जाम से बात करेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग देखते चलिएगा। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप हैंड रिटन में लेके आइए, तो हैंड रिटन में नहीं लेके आने का रीज़न है कि क्योंकि लिखने में क्या होता है कि टाइम लगता है, और जो कि हम लोगों के पास अभी टाइम की क्या है बहुत ही कमी है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है, सब सारे सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। तो आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में यानी मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। जी हाँ जी, मीराबाई का आपको संक्षिप्त परिचय देने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित करने वाली महान कवियत्री मीराबाई का जन्म। जी हाँ, जो मीराबाई थी वो क्या थी, कृष्ण के भक्ति यानी कृष्ण के प्रेम में वो काफ़ी क्या थी, लीन थी। जी हाँ, मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो 1498 ईस्वी में मेवाड़ के चौकड़ी में हुआ। जी हाँ, यह राजघराने में जन्म हुई थी। ये क्या थी, राजकुमारी थी। इनके पिता राजा रतन सिंह थे। बाल्यकाल से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन थी। जी हाँ, तो हम लोगों ने यानी थोड़ा सा ने एक संक्षिप्त छोटे से इसमें हम लोगों ने परिचय देख लिया मीराबाई का। तो आपको ऐसे लिख लेना, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, आपको 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आप इस तरह के आंसर लिखेंगे एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। चलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो इजी क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, तो आपको नंबर नोट कर लेना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रैयतवाड़ी पद्धति क्या थी। जी हाँ, जो रैयतवाड़ी पद्धति थी वो क्या थी, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यानी रैयतवाड़ी पद्धति में रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। जी हाँ, जो रैयतवाड़ी पद्धति थी उसमें किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं यानी कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। जी हाँ, तो रैयतवाड़ी पद्धति में क्या क्या हुआ हम लोगों ने देख लिया। आपको इसको लिख लेना, पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इसमें से भी। चलिए अब आगे देखेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से सुनिएगा आपको सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पूछा जाएगा, तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी लिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। जी हाँ, जो संथाल विद्रोह हुआ था उस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संथाल विद्रोह क्या है। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक इसका अंत हो गया। जी हाँ, नहीं 55 में शुरू हुआ, 56 में इसका अंत हो गया। वह विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। जी हाँ, कहाँ से, नहीं भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था जो कि अंग्रेजों के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार और गरीब जनता पर हो रहे शोषण से मुक्ति पहुंचाना था। जी हाँ, क्या था, यानी जो अत्याचार हो रहा था किस पर, संथालों पर, उससे मुक्ति पाना था। इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, यानी चांद कान्हू और भैरव थे। तो यहाँ पे आपको लिख लेना, आपको 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में यानी बोला जा रहा है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। जी हाँ, यानी जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे तात्कालिक कारण में क्या था। यानी तात्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस जो था क्या था, वो बहुत ही प्रमुख था। जी हाँ, यानी चर्बी वाला कारतूस जो 1857 की क्रांति के होने का प्रमुख कारण था। जी हाँ, जो 1857 की क्रांति का जो होने वाला कारण था वो क्या था, यानी कारतूस, यानी चर्बी वाला कारतूस था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों
की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। जी हाँ, उसमें क्या किया, जो धार्मिक मर्यादा था उसमें ठेस पहुंचाने का काम किया गया। क्यों किया गया, यानी चर्बी वाला प्रयोग करके। चलिए, इसमें कारतूसों पर सूअर एवं गाय की चर्बी लगा, यानी गाय की चर्बी लगी होती थी तथा जिन्हें मुंह से फाड़कर ही बंदूक में डाला जाता था। जी हाँ, तो यही मेन रीजन था, तात्कालिक कारण था किसका, यानी 1857 की क्रांति का। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? जी हाँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल पूछ रहा है कि औपनिवेशिक काल में व्हाइट टाउन एवं ब्लैक टाउन शब्दों का क्या अभिप्राय था। तो आप लोग क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। मैं क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो औपनिवेशिक काल में जो व्हाइट टाउन एवं ब्लैक टाउन था उसका क्या अभिप्राय था, तो हम लोग देख लेते हैं किसको किसको बोलते हैं। चलिए, ब्लैक और व्हाइट टाउन से तात्पर्य नस्ली भेदभाव के आधार पर नगरीय संरचना से था। जी हाँ, ये क्या था, एक नस्ली भेदभाव था। अंग्रेजों के औपनिवेशिक सत्ता काल में अंग्रेज लोगों के लिए जो अलग बस्ती बसाई जाती थी। जी हाँ, जो अंग्रेज जो रहते थे वो अलग बस्ती में रहते थे, और जो भारतीय थे उसको अलग बस्ती में रखा जाता था, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या होते थे, गोरी चमड़ी वाले होते थे। जी हाँ, वो क्या होते थे, गोरे चमड़ी वाले होते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, व्हाइट कहा जाता था। जबकि जो भारतीय की अलग बस्ती बसाई जाती थी, क्योंकि वह क्या होते थे, काले होते थे, और उन्हें ब्लैक कहा जाता। जी हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे यानी जो गोरे लोग रहते थे उसको व्हाइट टाउन, और जहाँ पे जो ब्लैक यानी जो ब्लैक लोग रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहा गया। तो आपको ऐसे लिख लेना, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछेगा कि चौरी चौरा चौरी चौरा की घटना क्या थी। जी हाँ, तो चौरी चौरा की घटना क्या थी आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन को देखिएगा, आपको वैसे लिख देना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक क्या है, कस्बा है। जी हाँ, तो चौरी चौरा एक कस्बा का नाम है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। हाँ, जी हाँ, तो क्या की थी, यानी एक पुलिस स्टेशन में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। इससे उसमें जो छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी थे वो यानी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने चौरी चौरा कांड देख लिया, यानी वो घटना क्या थी, यानी जो 22 पुलिसकर्मी थे उसको यानी जला दिया गया था जिंदा। चलिए, अब अगला जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त विवरण है। जी हाँ, तो उनका जो आरंभिक जीवन था उन पर आपको संक्षिप्त विवरण मांगेगा, तो यहाँ पे आपको देख देना है, क्या देना है। चलिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। जी हाँ, तो हम लोगों ने उनका जो आरंभिक जीवन था उसका जो यानी परिचय था हम लोगों ने यानी संक्षिप्त में जान लिया, तो आपको वैसे लिख देना, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में? चलिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। जी हाँ, जो साइमन कमीशन भारत आया था उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। जी हाँ, जो साइमन कमीशन था वो क्या था, 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। जी हाँ, तो भाई ये जो साइमन कमीशन था वो क्यों किया गया था, उसका गठन यानी जो संविधान सुधार था उसके अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसका क्या काम था, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसकी जांच करना था। साइमन आयोग इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया। जी हाँ, जो ये साइमन जो कमीशन था ये किसके नाम पर रखा गया था, यानी जो सर जो साइमन थे उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, उनके नाम पर रखा गया। तो हम लोगों ने यानी छोटा सा टिप्पणी कर लिया किस पर, साइमन कमीशन पर। तो यहाँ पे आपको भी इसमें भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन के साथ जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में आएंगे। चलिए, तो आपको क्लास के बने रहना है, आपको क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। क्वेश्चन 29 में झूम खेती के बारे में से आप यानी झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है। झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। जी हाँ, जो झूम की खेती है उसको हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम की खेती से तात्पर्य ऐसी खेती जिसमें कि जहां हम खेती करनी है, जी हाँ, जहां हमें खेती करनी है वहां हम पहले क्या करते हैं, वृक्ष और वनस्पति को काट कर क्या करते थे, जला देते हैं।
उसके बाद साफ करके उसे खेती के लायक बनाकर वहाँ खेती करते। जी हाँ, सबसे पहले जंगलों को गाड़ते हैं हम लोग, जला देते हैं, उसके बाद साफ करके उस पर खेती के लायक बनाकर वहाँ खेती करते हैं। और जब उस भूमि की उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब वहाँ हम कहीं दूसरी तरफ खेती करते हैं। यही झूम खेती यानी कहलाती है। तो हम लोगों ने देख लिया झूम खेती किसको बोलते हैं, झूम कृषि किसको बोलते हैं। तो आपको ऐसे लिख देना, आपको दो नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। चलिए, हम लोगों ने यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप था, यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। चलिए, जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। जी हाँ, जो विभिन्न स्रोत है किसके, प्राचीन भारतीय इतिहास के, आपको उसका वर्णन करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के यानी अध्ययन के विभिन्न स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको नंबर देके क्या लिखना है, यानी पुरातात्विक स्रोत लिखना है। क्या लिखना है, पुरातात्विक स्रोत। फिर उसके बारे में आपको क्या लिखना है, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। जी हाँ, ये जो स्रोत है ये क्या है, सर्वाधिक प्रामाणिक है। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, चित्रकारी आदि आते हैं। तो आपको यानी पुरातात्विक स्रोत में आपको ये लिख देना है। विभिन्न स्रोतों के नाम बोला है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, यानी नंबर 1 पे पुरातात्विक स्रोत देखा। अब देखेंगे यानी दूसरा जो स्रोत है वो क्या है, साहित्यिक स्रोत। जी हाँ, दूसरा स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत। देखते हैं उसको, वो साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जी हाँ, जो साहित्यिक स्रोत है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, यानी एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। जैसे जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे वैसे लिख देना, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पे धार्मिक साहित्य को देखेंगे। धार्मिक साहित्य किसको बोलते हैं, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर साहित्य सम्मिलित है। जी हाँ, तो इसमें कौन कौन से साहित्य सम्मिलित है, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर साहित्य सम्मिलित है। चलिए, तो हम लोग फिर यहाँ पे देखेंगे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर किसको बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है आपको, यानी ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। और जो ब्राह्मणेतर साहित्य है उसमें क्या आते हैं, यानी बौद्ध व जैन साहित्य की रचना शामिल है। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। और जो हमारे यहाँ पे क्या है अगला, यानी लौकिक साहित्य। जी हाँ, तो लौकिक साहित्य किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिख देना है। लौकिक साहित्य में यानी लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, साहित्यिक रचना आदि शामिल है। जी हाँ, तो हम लोगों ने यानी जो प्राचीन भारत के यानी इतिहास के अध्ययन के जो विभिन्न स्रोत है हम लोगों ने देख लिया। तो ये आपको ये लिखेंगे तो आपको जो 5 नंबर है इसमें से पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कहीं भी एक नंबर नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको बताया आपको वैसे ही लिख देना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। जी हाँ, जो प्रमुख कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का, आपको उसको यानी वर्णन करने के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, पतन होने का मुख्य कारण क्या है, सिंधु नदी में बाढ़ और तूफान आने का कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। जी हाँ, जो बाढ़ और जो तूफान आया इस कारण से क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इस नदी में बार बाढ़ आने से सिंधु घाटी के बहुत से क्षेत्र नदी के नीचे आकर दब गए और उनके ऊपर जी हाँ कीचड़ की मोटी परत जम गई। तो यह पहला आपका रीजन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा रीजन देखेंगे कि क्या है दूसरा रीजन में। यह भी संभव है कि सिंधु के क्षेत्र में जहां कभी अधिक बारिश होती होगी, 2000 के परिणाम के फलस्वरूप लोग इस धरती को छोड़कर कहीं और चले होंगे। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि काफ़ी बारिश हुई होगी जिसके कारण जो यानी लोग थे वो कहीं और चले गए होंगे, ये भी रीजन हो सकता है। अब आगे रीजन देखेंगे, यानी तीसरा यानी क्या है हमारा, यह भी हो सकता है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, इससे इस सभ्यता के जो बड़े बड़े केंद्र थे वो डूब गए होंगे। ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि कोई भी यानी कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको यानी होंगे में बताया जा रहा है। चलिए फिर अगला रीजन यहाँ पे क्या है, यह भी हो संभव है कि भयानक भूकंप आने के कारण सिंधु घाटी के लोग नष्ट हो गए हो। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो प्रमुख रीजन था ये देख लिया कि क्या क्या रीजन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए देख लेते हैं हम लोग, यानी भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभाव की समीक्षा करें। जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसकी जो महत्व है और जो यानी उसके जो प्रभाव उसकी समीक्षा करने के लिए बोला है। सबसे पहले हम लोग महत्व को देखेंगे कि क्या महत्व था। भक्ति आंदोलन का मतलब है कि ऐसा आंदोलन धार्मिक विकास एवं ईश्वर के प्रति एकांगी भक्ति पर जोर देना है। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, जिसमें कि धार्मिक विकास की सबसे विशेषता यह थी कि इस आंदोलन में ईश्वर के प्रति एकांक भक्ति पर जोर दिया जाता था। तो हम लोगों ने महत्व देख लिया भक्ति आंदोलन का। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा इसका। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव लोगों पर पड़ा। जी हाँ, किस पर पड़ा, लोगों पर पड़ा, जिससे कि सही रूप से
सो सके। जी हाँ, उसका और सबसे ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम शासकों पर पड़ा। जी हाँ, जो भक्ति आंदोलन था उसका यानी प्रभाव जो सबसे बड़ा किस पे पड़ा, यानी मुस्लिम शासकों और हिंदुओं पर इस्लामिक कानून को लागू करना चाहते थे, जिससे कि मुस्लिम शासक ने जनता के दिलों में खौफ पैदा कर रखा था, उनसे मुक्ति मिल गई थी। यहाँ तो हम लोगों ने प्रभाव देख लिया, यानी क्या प्रभाव कि भक्ति आंदोलन का था। चलिए आपको वैसे लिख देना, आपको इसमें भी जो 5 नंबर है पूरा मिल जाएगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। जी हाँ, क्योंकि आपको यानी 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं 8 क्वेश्चन में से, तो हम लोग 4 को करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो क्या है, 36 में अकबर की धार्मिक नीति पर टिप्पणी लिखा। जी हाँ, उनकी धार्मिक नीति क्या थी उस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है आपको। अकबर की धार्मिक नीति गैर इस्लामियों के प्रति सहिष्णुता, जी हाँ, यानी सहन करने वाला की नीति थी। क्या किसकी नीति थी, सहिष्णुता की नीति थी। उसने दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तानों और अपने परवर्ती मुगल सम्राटों के प्रति कठोर क्रूर शत्रुतापूर्ण नीति का शीघ्र ही परित्याग कर दिया था। कौन, अकबर। वह प्रथम राष्ट्रीय शासक था जो अपने साम्राज्य की नींव हिंदू तथा मुस्लिम दोनों संप्रदायों की सद्भावना पर रखना चाहता था। जी हाँ, उसकी धार्मिक नीति ने देश में शांति, समृद्धि और एकता के नए युग का सूत्रपात किया। उसने हिंदू मुस्लिम जनता को एक समान रंगमंच पर प्रदान करने के लिए दीन-ए इलाही नामक संघ या धर्म की स्थापना की। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया था अकबर की धार्मिक नीति क्या थी, यानी वो क्या एक कोई सा भी कौम को वो टारगेट नहीं करते थे, यानी वो हिंदू मुस्लिम यानी सभी धर्मों को एक साथ लेके चलते थे। तो हम लोगों ने यानी टोटल यानी जो आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था सेक्शन भी था, जिसमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप में यानी 15 क्वेश्चन बनाने थे, तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन के आंसर कर लिए। और आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें से आपको यानी 8 में से 4 के बनाने थे, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन भी कर लिया। जितना मैंने आपको कराया आपको नोट कर लेना है, आपको एग्जाम में वैसे लिख देना है, आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको एक भी कहीं से नंबर नहीं जाएगा। आंसर की जाती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ अपलोड हो चुका है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।